ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज अपन बात करेंगे वापस शेड्स पे करेंगे, बट जितना अपन ने अब तक बात की है शेड्स के बारे में, है ना, उसको वापस एक बार समराइज वगैरह और थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह के लिए अपन वापस देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको शेड्स के बारे में क्या क्या बताया, याद करो। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था क्या कि लाइंस होती है, लाइन से क्या बनता है, शेड बनते हैं। और शेड से अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती है, जैसे कि हाईलाइट हो गया, है ना। फिर बाद में क्या होती है, सेंट्रल लाइट होती है, सेंट्रल लाइट होती है। फिर उसके बाद में कोर शेड या मिड टोन्स आती है पहले, फिर बाद में कोर शेड आ जाती है, फिर उसके बाद में रिफ्लेक्टेड लाइट आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में कास्ट शेड आती है, वो 2 टाइप की होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताई थी, वैल्यूज़ बताई थी। ठीक है, और शेड्स बनाना कैसे उसके मैंने आपको मेथड बताए थे, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, है ना। ये टोनल हो गया। ये अगर उस दिन नहीं बताया हो तो अगर आप रैंडमली अगर ऐसे कुछ भी स्ट्रोक्स लगाते हो और उससे आप कोई भी शेड जनरेट करते हो, कोई भी फिक्स डायरेक्शन उसकी नहीं है, आप जैसी मर्जी हो वैसे कर रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन टोनल। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, हैचिंग। अगर इसको क्रॉस कर देते तो क्या हो जाएगी, क्रॉस हैचिंग। अगर ये सर्कल फॉर्म में चलेगी तो इसको बोलेंगे अपन सर्कुलिंग। ठीक है, इनको मर्ज भी कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे अपन स्मजिंग। ठीक है, ये अपन ने पहले भी देखा है, इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, ये अपन ने आपको मेथड बताए थे, वैल्यू जनरेट करने सिखाई थी। फिर उसके बाद में बात आती है किसकी, आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, उसके ऊपर अलग वीडियो है। तो आज अपन इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में, जितने भी मैंने अब तक बताई आपको, उसको एक कंबाइंड फॉर्म में अपन एक पोर्ट्रेट करेंगे। ठीक है, एक छोटी बच्ची का पोर्ट्रेट है। मैं पहले आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। और पेपर में जो यूज़ कर रहा हूँ वो है बॉन्ड पेपर। ठीक है, बॉन्ड पेपर है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ता है। ठीक है, आपको अवेलेबल हो तो आप ले सकते हो। उसके ऊपर दो आते हैं, जैसे कि इस तरफ थोड़ा सा स्मूथ है और इस तरफ थोड़ा सा हल्का सा टेक्सचर है उसका। आप फील करोगे तो पता चलेगा आपको, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है। तो मैं आपको जो रफ़ वाला जो टेक्सचर वाला पार्ट है उसके ऊपर आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। रेफरेंस मेरे पास कुछ ये है ना, कहाँ गया रेफरेंस, एक छोटी बच्ची का है। उसके अंदर आप देख लो, मैं आपको शेड्स दिखा दूँ। ये देखो, हाईलाइट्स आपको कहाँ दिखी, ये लिप्स पे है। ठीक है, आइज़ पे भी है, लिप्स पे है, आइज़ पे है। सेंट्रल लाइट आपको कहाँ दिख रही है, ये देखो, ये पूरी सेंट्रल लाइट का एरिया कवर हो रहा है ना। जहाँ पे हाईलाइट जितना हाईलाइट नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा लाइट है यहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको मिड टोन्स कहाँ पे दिख रही है, देखो आइज़ के ऊपर जस्ट दिखी, इस तरफ दिख रही है, ये नोज़ के इस तरफ दिख रही है, ये आपको क्या है, मिड टोन्स है। ठीक है, कोर शेडोज आपको कहाँ दिख रही है, इस तरफ देखो, ये कोर शेडो है, देखिए ना। फिर उसके बाद में ये देखो रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट मैंने आपको पहचान का पहले ही बताया था कि देखो, आप पहले पोर्ट्रेट को देखो और उसमें लाइट सोर्स देखो, लाइट सोर्स की तरह तो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में लाइट सोर्स है, बट देखो राइट साइड में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट पहुँच रही है। ठीक है, तो वो कैसे आ रही है, कोई ना कोई बैकग्राउंड को टकरा के, इसको बोलते हैं अपन क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है रिफ्लेक्टेड लाइट हो, वो डिपेंड करता है कि बैकग्राउंड पे। अगर बैकग्राउंड ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है तो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लाइट यहाँ पे पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि पीछे बैकग्राउंड जो है वो कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, है ना। जैसे ब्लैक चीज़ होती है, ब्लैक चीज़ ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो हो सकता है कि वहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट ना हो। तो आपको कई पोर्ट्रेट ऐसे होंगे जहाँ पे दिख सकते हैं, कई जगह नहीं भी दिख सकते हैं, तो आप उसकी टेंशन ना लें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रेफरेंस इमेज से उस पर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, लिंक पे। ठीक है, पिंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा आराम से। तो एक बार के लिए स्टार्ट करते हैं अपन। मैं पेंसिल यूज ले रहा हूँ, वो क्या है, स्टेडलर की मार्स लुमोग्राफ ब्लैक। ठीक है, मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो शाइन करती है। अगर ग्रेफाइट, अगर नॉर्मल पेंसिल लेंगे अपन तो मेनली तो मैं ये यूज़ करूँगा। फिर उसके अलावा मेरे को डेप्थ देनी होगी तो मैं आपको चारकोल पेंसिल यूज़ लूँगा, जनरल की चारकोल पेंसिल्स हैं। ठीक है, अगर आप चारकोल पेंसिल खरीदने की सोच रहे हैं तो आप जनरली खरीदें, थोड़ी महंगी आएगी बट क्वालिटी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं जो आउटलाइन के लिए जो मैं कर रहा हूँ, देखो आप पहले एक डिसाइड कर लें कि पोर्ट्रेट मेरा कहाँ तक जाएगा, इस पेपर में मेरे को कहाँ तक ले जाना है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आपको गैप छोड़ना है, ऐसा ना कि यहाँ से स्टार्ट कर दें आप, थोड़ा बहुत आपको गैप छोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं जो लाइंस का पीछा करके क्या करूँगा, एक बहुत ही लाइट आपको पेंसिल चलानी है। देखो मैं कितने पीछे से पकड़ रहा हूँ ना, जितना पीछे से पकड़े उतना प्रेशर कम लगेगा। और आपको हार्ड लाइंस नहीं देनी है, आपको हार्ड लाइंस नहीं देनी है। मैं आपको कहता कहता पकड़ जाऊँगा कि आपको हार्ड लाइंस नहीं देनी है, क्योंकि हार्ड लाइंस देने का मतलब है कि आप संतुष्ट हो चुके हो अपनी ड्राइंग को लेके, है ना। और फिर अगर वो गलत हो
तो फिर उसको सुधारना बड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, एक अंदाजे से मेजरमेंट ले रहा हूँ मैं, कोई भी कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं करूँगा कि रेफरेंस में इतना लूँ या पे लूँ, ले भी सकते हैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बट मेरे तो मैं ये मानना है कि जितना आप सहारे के बिना करेंगे आपकी उतनी ही ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी और आप उतना ही आगे स्किल्स डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एक अंदाजे से ले रहा हूँ, जैसे मेरे को पोर्ट्रेट में दिखाई दे रहा है, जो रेफरेंस में दिखाई दे रहा है, मैं उस हिसाब से ले रहा हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये जो आपको हल्का फुल्का मैं बीच बीच में दिखाता रहता हूँ। तो देखो ये मैंने जो इसने जो चुन्नी वगैरह स्टॉल वगैरह जो भी लगा रखा है, तो उसके लिए देखो ये लाइंस का पीछा किया, ये वाली लाइन कितने एंगल पे कितने होनी चाहिए ना। तो मैंने आपको पहले बताया कि इस लाइंस की प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग में करनी है, और जिन्होंने छोड़ दी है वो वापस शुरू कर दें, क्योंकि उसके बिना आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, हार्ड लाइंस आपको नहीं देनी है, क्योंकि इसमें भी करेक्शंस हो सकते हैं और होंगे। ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं बना सकता, अपन को रोबोट नहीं है कि जो देख के हैं और वो एकदम एग्जैक्ट अपन ने बना दिया, और धीरे धीरे एक परफेक्टनेस की तरफ ले जा सकते हैं उसको धीरे धीरे, बट स्कोप हो तब। अगर आपने हार्ड लाइन कर दी तो स्कोप आपके पास नहीं बचता है। ठीक है, तो आप हल्का फुल्का एक ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप पेंसिल कोई से भी एंगल में पकड़े बट लाइट चलाएं। ठीक है, जो आपको डार्क वैल्यूज़ एकदम ब्राइट या फिर एकदम डार्क है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इधर हेयर्स है, तो मैं हेयर्स के लिए क्या कर रहा हूँ, ऐसी बाउंड्री बना दी कि इसके अंदर मेरे हेयर्स आएंगे। ठीक है, अभी मैं और इसके अंदर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बाउंड्री करूँगा, जहाँ पे मेरे को शेड्स की भी बाउंड्री करनी पड़ेगी। ठीक, तो आप कर सकते हैं ताकि आप एक लिमिट में रहें और गलती होने के चांसेस कम हो जाए। बट वो कब, जब आप एकदम लाइट करेंगे। ठीक है ना, आपको बाउंड्री इतनी लाइट करनी है कि आप ऐसे हाथ भी लगाओ तो भी वो इरेज हो जाए। ठीक है, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एकदम पेंसिल को बिल्कुल लाइट चला रहा हूँ और बस प्लेसमेंट कर रहा हूँ कि मेरे को क्या चाहिए। और कईयों को दिक्कत होती है कि आइज़ का लेवल जो ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप उसके लिए एक रेफरेंस लाइन ले लें, जैसे आपको रेफरेंस में दिख रही है, उसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बताए, जिसमें नोज़ के लिए यहाँ पे सर्कल ले सकता हूँ, है ना। तो आप वही ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो आपको बार बार में दिखेंगी, बार बार दिखेंगी, आप इनसे बच नहीं सकते। इनसे बच के जाओगे कहाँ, क्योंकि वही लाइंस वही ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको बार बार दिखते जाएंगे। देखो मैंने कुछ नहीं किया, 3 सर्कल लिए नोज़ के लिए, अब बाद में नोज़ निकलेगा, है ना, आप टेंशन ना लें। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसको एक ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो लिप्स को भी मैंने क्या किया, एकदम लाइंस में किया। आप कर्व्स पे पहले ना जाए, कर्व बाद में बनेगा, पहले आप स्ट्रेट लाइंस के अंदर जहाँ तक हो सके आप बाउंड्रीज को बढ़ा डालें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो आप बीच में देखो रेफरेंस लेते लीजिए कि अब ये जो बीच वाला है ये एकदम सेंटर में है कि नहीं, क्योंकि वो फ्रंट फेस है ना। तो आप ये हल्के फुल्के मेजरमेंट लेते रहें। आज भी पूरा फोकस किस पे होगा, शेड्स पे। कोई रिजेंबलेंस की कोई भी ज़्यादा डिटेल की बात नहीं होगी, थोड़ी बहुत डिटेल अपन करेंगे। ठीक है, फिर देखो चिन्ह आ गई, चिन्ह के लिए मैं क्या ले लिया, ओवल शेप ले लिया। जब आएगी आपकी फिगर स्टडी, तब आपको पता चलेगा कि ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो कितने मायने रखती है। वहाँ पर तो पूरा काम ही किसका है, ज्योमेट्रिकल शेप्स का ही। आप ओवल सर्कल इनसे मिलके पूरा फिगर बना दोगे आप। थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगी वो, बट फिगर ज़बरदस्त आप निकाल सकते हो ज्योमेट्रिकल शेप्स से। सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा, आप बस केवल देखें ना, उनकी प्रैक्टिस भी करें और अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें। जैसे मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप वैसे ही करें, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप चाहो तो वो फिर नहीं होगा। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया अब तक, सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट किया। इसमें बहुत सारी करेक्शंस अभी भी है, तो मैंने करेक्शन के लिए लाइन छोड़ी। आप देख सकते हो कोई भी लाइन एकदम फेयर नहीं है ना,
वो उसके आसपास है सब कुछ। तो वो आसपास जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं हार्ड लाइन्स उस पर नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, प्लेसमेंट हो गई है। अब उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, शेड्स का पीछा करना है। कोई भी डिटेलिंग पे, कोई भी आईज नोज लिप्स पे नहीं जाएगा। क्या करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ शेड्स का पीछा करना है। आपने पहले प्लेसमेंट किया, प्लेसमेंट के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने प्रिंटेड एकदम आराम से अपने हिसाब से किया है। आप कुछ भी चीज़ यूज़ में ले सकते हो। आप क्या ले सकते हो, एंड्रू लूमिस मेथड भी ले सकते हो आप यूज़ में, आप ब्लॉक सिस्टम भी ले सकते हो ना, जो आपकी इच्छा हो। आप कुछ भी नहीं ले सकते, बट प्लीज़ दो चीज़ें अवॉइड करना। पहली चीज़ है ग्रेड मेथड, है ना, जिसमें ऐसे करते हैं ना, फिर रेफरेंस पे भी ऐसे लाइन कर देते हैं, पेपर पे भी ऐसे कर दिया, उससे आपने क्या आउटलाइन बना ली। ये ना करें कभी भी, इससे आपकी स्किल्स मर जाएगी, आप इस पर डिपेंड हो जाओगे, है ना। तो अगर आपको स्किल्स बनानी है, अगर आपको आर्ट सीखनी है, तो ये चीज़ आपको छोड़ोगे, ये फोटोकॉपी, कार्बन कॉपी, है ना। और आपको दूसरी चीज़ ट्रेसिंग, ट्रेसिंग आपको कभी भी नहीं करनी। जब नीचे आपने स्क्रीन रखी, उसका ब्राइटनेस बढ़ाया, उसके ऊपर पेपर लिख के वो आपने आउटलाइन कर ली। ये प्लीज़ दो चीज़ें, ट्रेसिंग और ग्रेड मेथड, ये इनको आप त्याग दें तो बेहतर होगा। ये बात चल रही है एक प्योरिटी की, उनकी नहीं चल रही जो इंस्टाग्राम पोस्ट करने के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं यूज़ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बट जहाँ तक मेरा मानना है, आप उस चीज़ को अवॉइड करें। एक मिनट रुका। ठीक है, तो बड़े बेसिक आउटलाइन हो चुकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट हुई है। कोई भी हार्ड लाइन्स नहीं है, कोई भी श्योरिटी कुछ भी नहीं है अब तक, है ना। तो धीरे धीरे अपन निकालेंगे, अपन क्या किसका पीछा करते हुए, शेड्स का पीछा करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वापस दिखा देता हूँ कि किधर क्या शेड्स हैं। रेफरेंस में आपको दे दूंगा किसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्या, ये देखो शेडो दिख रही है ना। तो आप इन पे शेडोज़ पे काम करें। अपन करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। आप बस वैल्यू को अचीव करने की कोशिश करें, धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करनी। शेड्स में आप ध्यान रखें कि जो लाइट एरिया है वो ना छुपे, उनको आप बचा के रखें। हाइलाइट्स वगैरह गलती से छूट जाती है तो आप इरेजर से उसको वापस उठा सकते हैं। आप अगर गौर से अगर किसी चीज़ को फील करेंगे ना, तो आपको लाइंस की जगह क्या दिखेंगे, शेड्स दिखेंगे। आप देखना चाहो तो ये लाइन जो आपको दिख रही है ना, आपको दूर से लाइन, ये कुछ नहीं है, अंदर की तरफ डार्क शेड, बाहर की तरफ लाइट है, इसलिए वो आपको लाइन दिख रही है बीच में। ये जो कन्वर्जेशन है ना, लाइन टू शेड, शेड्स टू लाइन, ये हर जगह आपको दिखता है। इन चीज़ों से भाग नहीं सकते आप। ये जो मैंने 3 सर्कल लिए थे, मैं उसी के अंदर आपका नोज़ निकाल रहा हूँ। ठीक है, कैसे न कैसे करके मैंने नोस्ट्रिल्स के लिए क्या कर दिया, एक बाउंड्री डिसाइड कर दी। आप सिमेट्रिसिटी भी देखते रहें, अगर आप फ्रंट फेस बना रहे हैं तो आप सिमेट्रिसिटी को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि सिमेट्रिक चीज़ होती है तभी वो चीज़ पसंद आती है, वरना वो देखने में से ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, फिर वो पूरी मेहनत बेकार है अगर आपकी सिमेट्री नहीं है तो अच्छी। सिमेट्री भी एक टाइप का क्या है, कंपोजिशन है। आप चलते हो, बैठते हो, सब क्या चीज़ है, कंपोजिशन है। कोई चीज़ कब अच्छी लगती है, जब कंपोजिशन अच्छी हो। कंपोजिशन एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, जो आर्ट सीखने का नहीं है, आर्ट समझने का है। तो आप दिमाग लगाना है तो वहाँ पे लगाइएगा। अभी आप पेंसिल चलाने में बिंदास चलो, आपको पेंसिल स्किल्स बढ़ानी है अभी तो, कि जो आप चाहो वो बना सको।
फिर बात होगी क्या बनाना है। अभी आप वैल्यूज़ का पीछा करें, अपने ऑब्जर्वेशन ऑफ पावर को बढ़ाएं कि कौन कितना डार्क है कितना लाइट है, वो आपको देखते से ही पता चल जाए, आपको कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बट स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी, बाद में आपकी मेहनत कम हो सकती है। स्टार्टिंग में तो आपको करनी पड़ेगी। आप एक चीज़ को टारगेट कर लें, जैसे मैंने ये वाला पोर्शन टारगेट किया है कि मैं इसको रेफरेंस की जो वैल्यूज़ हैं वहाँ तक अचीव करने की, मैंने और देखो कहीं भी अब तक सेट नहीं किए, केवल इसको टारगेट किया हूँ। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि वो करेक्टर धीरे धीरे जो शेड्स वगैरह हैं वो आपको धीरे धीरे अंदर बैठते जाएंगे। मैंने आपको फिर बताया था कि हाईलाइट के छोड़ के आप कर गए पेंसिल चलाने, तो देखो यहाँ पे मेरे को एरिया लाइट दिख रहा है, बट फिर भी मैं पेंसिल चला रहा हूँ क्योंकि वो हाईलाइट नहीं है। पेपर की वाइटनेस से ज़्यादा अपन वाइटनेस अचीव नहीं कर सकते इसके अंदर, तो वो हाईलाइट को लिए अपन को छोड़ना है। ठीक है, पेशेंस बनाए रखें। देखो वही मैंने जो शेड्स बताए थे आपको, कोर शेडो वगैरह, कास्ट शेडो, है ना, ये वही है, उनकी वैल्यूज़ ही आपको पहचान में आनी चाहिए, तो आपको ऐसे दिखने चाहिए, आपको लेबल करते हुए दिख जाना चाहिए। जब आप किसी भी रेफरेंस को देखो तो आपको देखते से ही उसका पता चल जाना चाहिए कि ये वैल्यू किसकी हो सकती है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो सकती है ना। आइडेंटिफिकेशन में आपको ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाएं, जितना हो सके आप उसको बढ़ाएं। और वो कैसे बढ़ेगा? देखने से, ऑब्जर्व करने से। कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन जो चीज़ सिखा सकता है वो शायद कोई और नहीं सिखाएगा। पूरे पेपर पे अभी तक शेड्स के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको लाइंस नहीं केवल शेड्स दिखेंगे। लाइंस में हार्ड लाइंस वगैरह ऐड करूँगा, बट लास्ट में जब मैं फाइनल हो जाऊँगा अपने ड्राइंग को लेके संतुष्ट हो जाऊँगा कि हाँ ठीक है, तब जाके मैं थोड़ी सी हार्ड लाइंस दूंगा, बट उतनी जितनी मेरे से संभल सके। और कोई भी ज़्यादा डार्क वैल्यू है तो उसके ऊपर आप प्रेशर ना लगाएं, उसके ऊपर एक दो लेयर आप करें, वो अपने आप डार्क हो जाएगा। आप और ज़्यादा डार्क करना हो तो आप हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ ले सकते हैं। पहले आप लाइट से शेड करें, फर्स्ट लेयर जो बेस लेयर होती है वो लाइट से होगी, फिर उसके बाद में उसको डार्क आप कन्वर्ट करें। आप उसको प्रेशर लगा कर देते तो वो एकदम चुभता है, ऐसे आँखों में चुभता है कि ये क्या हो गया, एकदम गंदा सा पेपर हो गया है ना। आप वो ना करें, एक हल्की सी बेस लेयर दे दें ताकि आपको वैल्यूज़ आसानी से समझ में आए। बिना रेफरेंस के आप करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी ज़्यादा डार्क, कितनी डार्क है। वाइट से संबंध में आप समझ नहीं सकते, कोई भी एक बेस लेयर आपको देनी पड़ेगी रेफरेंस के लिए कि इससे मैं डिसाइड करूँगा। और जहाँ तक हो सके वो सेंट्रल लाइट को आप माने बेस। ये सेंट्रल लाइट ऐसी है जो उससे लाइट भी वैल्यूज़ है, जैसे हाईलाइट है, और डार्क भी आपको आसानी से मिल जाती है। ये कन्वर्सेशन देख रहे हो मिड टोन्स का ना। और जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी आपको कि शेड्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, लाइट टू डार्क जाना है, वो आप करते रहें। लाइंस और शेड्स इनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। जो मेरे को रिफ्लेक्टेड लाइट दिख रही है उसके लिए मैं अभी तक स्पेस छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उसकी अभी तक बाउंड्रीज डिसाइड नहीं है। जब हार्ड लाइन्स आएगी
साइड की तरफ, तब वो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए स्पेस एकदम एग्जैक्ट होगा। अभी के लिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ कि जब मेरे शेड्स वगैरह अच्छे से मेरे को लगेंगे कि ठीक है, शेड्स काफ़ी हद तक हो चुके हैं, है ना। ये दो आइज़ के बीच में जो गैप होता है कई बार ज़्यादा कम हो जाता है, तो आप अंदाजे के लिए बता सकता हूँ मैं, कईयों में ज़्यादा कईयों में कम होता है। एक आइज़ का गैप रखें, जैसे ये आइज़ यहाँ तक है, यहाँ तक दूसरी, तो यहाँ से स्टार्ट होगी दूसरी, है ना। दो आइज़ के बीच में भी एक आई का गैप होता है जनरली, अंदाजे के लिए एक है, बाकी सब में अलग अलग होता है। आईब्रो से लेकर आइज़ तक का, है ना, तो ये भी अलग अलग होता है। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है गैप कम होता जाता है। तो इसके ऊपर भी आगे जाके एक सेशन हो सकते हैं कि एज पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, है ना, फेस पे, जेंडर पे क्या इफेक्ट आता है कि मेल का कैसे होता है, फीमेल का कैसे होता है। तो बहुत कुछ बाकी है, जैसे ही चलेगा धीरे धीरे। और आप धीरे धीरे जो अपना प्लेसमेंट किए उसको आप चेक करते रहें कि रेफरेंस मिलाते रहें कि कहाँ तक है, जैसे कि या आई यहाँ तक है जहाँ तक इसके अंदर है कि नहीं है, वरना वो बाद में करेक्ट करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आप कर सकते हो, है ना। तो ये लेवल वगैरह आप देखते रहें, हल्का सा रेफरेंस से दूर जाके देखें, आपको बेहतर दिखाई देगा। अब हेयर्स वगैरह तो आप उसको केवल शेड दें, आप एक एक बाल ना बढ़ाएं अब तक, तो बाद में हाई ग्रेड की पेंसिल यूज लेके बढ़ा सकते हैं और दिखने में भी अच्छे दिखेंगे। अब स्टार्टिंग से अगर आप बढ़ाओगे तो फिर वो रियलिस्टिक टच नहीं आएगा हेयर्स में। हेयर्स में बेस लाइन वगैरह, हाईलाइट्स वगैरह ये देनी पड़ती है आपको। वो केवल स्ट्रोक्स नहीं है कि आप पेंसिल चलाओ और वो बाल जैसे बाल लगेंगे, वो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ कर रखा है फिर समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हेयर्स वगैरह में उसके लिए भी एक शेड्स दे रहा हूँ बस केवल, फिर उसके बाद में जो हाई ग्रेड की पेंसिल्स, चारकोल पेंसिल है, उससे अपन निकाल सकते हैं। बारिश आ गई, ठीक है। तो डार्कर एरिया जो मैंने है लड़का फुड़का किया है, अब मैं उसको थोड़ा सा क्या करूँगा, ब्लेंड करूँगा। तो ब्लेंड के लिए एक टिश्यू पेपर ले लेता हूँ। आप ब्लेंड किसी से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं, थंब से भी कर सकते हैं, पेपर स्टम्प आता है उससे भी कर सकते हैं, और भी ब्लेंडिंग टूल आते हैं, कर सकते हैं, है ना। कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ये इसलिए कर रहा था कि थोड़ी सी सॉफ्टनेस आए, बाकी करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। वैसे टेक्सचर्ड जो होता है ना वो उसका मज़ा अलग होता है। पेपर भी थोड़ा सा क्या है कि हल्का सा टेक्सचर है इसके अंदर, तो मेरे को लगता है कि उस टेक्सचर का मज़ा लेना चाहिए, ब्लेंड करके उसको ख़राब ना करते हुए। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए वापस आप पेंसिल से कोई भी पैचेज नहीं पड़नी चाहिए। जो पेपर का टेक्सचर है वो अगर हल्के फुल्के जो वाइट एरियाज छोड़ रहा है, छोड़ने दीजिए, उसका लास्ट में जाके मज़ा आएगा। देख लो धीरे धीरे जैसे जो डार्क वैल्यूज़ हैं उनको अचीव करने की कोशिश चल रही है जारी है। वैसे लाइट एरिया जो तो उनके लिए आप
लो ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर लें ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना हो, आपको ऐसा ना हो कि वैल्यू बढ़ जाए, है ना। फिर घटाने के लिए आपको इरेजर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, फिर वो फील आता नहीं है। तो आपको इधर लाइट दिख रहा है तो आप लो ग्रेड की लें ताकि आपको बाद में हाईलाइट्स वगैरह ना चुके, वो इरेज ना करना पड़े। ठीक है, तो मैं जैसे नोज़ वाला एरिया है मैं उसको हल्का फुल्का निकालने की कोशिश करूँ, तो अब मैं आपकी मेरे को लग रहा है कि ठीक है, नोज़ मेरे सही जगह है, सही एंगल पे, सही साइज़, सही शेप वगैरह है ना। तो मैं हल्का इसको एक बाउंड्रीज दे रहा हूँ ताकि ये उसके अंदर छुपे नहीं, अलग से थोड़ा सा निकल के आए। बट आपको कब देना है, लास्ट के अंदर, जब आपको फिनिश जैसा कुछ लगे। वैसे काम कभी फिनिश नहीं होता, या आपको थोड़ी देर के लिए लगता है कि फिनिश हो गया, फिर उसके बाद वापस नहीं यार थोड़ा सा और करना चाहिए। जितना उसको देखेंगे आप उसको उसमें गलती आपको दिखती जाएगी। जैसे कुछ डार्कर एरिया तो मैं वहाँ पे चारकोल पेंसिल ले रहा हूँ। ये है 6B एक्स्ट्रा सॉफ्ट, है ना। जनरल की पेंसिल्स आती है, महंगी है बट अच्छी है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं चारकोल पेंसिल तो सबसे पहले आप कैमिल की खरीद लीजिए। कैमलिन की 3 पेंसिल आती है, हार्ड, सॉफ्ट एंड मीडियम, वो भी अच्छी है। उसके बाद तो आप जनरल पे आए, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बट ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि नोज़ के जो बिल्कुल एकदम मार्जिन पे है वो तो हल्का सा मैं वाइट छोड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है ना। यहाँ पे लाइट कैसे आ सकती है, रिफ्लेक्टिव लाइट ही है। इन शेड्स को आप केवल बढ़ाएं नहीं, आप समझे भी कि कौन सी चीज़ क्या है, तभी आप उसमें अच्छे से फील दे पाओगे। इन पेंसिल की खासियत है कि ये ग्रेफाइट के साथ मिक्स हो जाता है और चारकोल के साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए बढ़िया लगता है। ये चारकोल के साथ भी अच्छा रिएक्ट करता है, ग्रेफाइट के साथ भी। बाकी नॉर्मली इन दोनों में दुश्मनी है, चारकोल ग्रेफाइट के साथ मिक्स नहीं होता, बट ये दोनों शायद मिक्सचर है, भी पता नहीं क्या है। जहाँ पे स्किन टोन की बात है ना, तो आप क्रॉस सेज करके देखो, आपको फील आएगा, अच्छा फील आएगा। हर एक मेथड से हर एक शेड निकालने की प्रैक्टिस रखिए। रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई, पता नहीं कब हुई, है ना। वापस ही स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा कुछ शायद मिस नहीं हुआ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कब बंद हो गई। ठीक है, तो इसको अपन वैल्यू को क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी खींचते हैं क्योंकि समय लग जाएगा अगर ऐसे चलेंगे तो। और आज डिटेलिंग का मकसद नहीं है, आज देखो आइज बनाने में काफ़ी टाइम लग गया है, बट आपको समय देना पड़ता है अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो। अब शेड्स डालते डालते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि
समय का आसपास का पता नहीं चलता क्या हो रहा है मेरे साथ, एक अलग ही स्टेट आ जाती है। जैसे कि ये आई है तो उस पर भी थोड़ा बहुत हल्का सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट खींचेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। वाइट एरिज आपको इसमें भी छोड़ने हैं, करने की बात ही नहीं है। आप कोशिश यही करें कि हाईलाइट वगैरह इनके लिए आप वाइट एरिया छोड़ के चलें, आगे के भरोसे ज़्यादा ना रहें, क्योंकि एक बार वो डार्क हो जाता है तो फिर पेपर वापस एकदम उतना वाइट होना बड़ा मुश्किल है, शायद इम्पॉसिबल भी है। जाता नहीं है वो, हल्का सा शेड रहता है, एकदम वाइट तो नहीं होता पेपर जैसा जैसे पहले है। आप बीच बीच में वीडियो अटक रही है, उसके लिए आप माफ़ करें। ठीक है, तो मैं हल्का सा लिप्स वगैरह का जो एरिया वगैरह है, लिप्स और चिन, ये दो मेरे पास बचे हैं, तो मैं उसको भी तो हल्का सा निकाल देता हूँ। ठीक है, आपको बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कैसे शेड्स का पीछा कर सकते हैं, कैसे कोई भी चीज़ जैसी है वैसी सी लगा सकते हैं ना। लिप्स में आप सबसे बड़ी गलती जो होती है लिप्स के अंदर स्टार्टिंग में, वो होती है सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्री का आप ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करें। जनरली ये होता है कि जो अपर लिप होता है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, क्योंकि उसका प्लेन जो होता है वो ऐसे नीचे की तरफ कर्व होता है, और जहाँ तक संभव हो सके अपना लाइट सोर्स होता है वो ऊपर की तरफ होता है, बल्ब वगैरह सब ऊपर लगे होते हैं, इसलिए वो उस पर क्या आता है, थोड़ी सी शेड रहता है। और जो लोअर लिप होता है नीचे वाला, जनरली क्या होता है, लाइट होता है ऊपर वाले से, तो कंपलसरी नहीं है, लाइट सोर्स अगर ऊपर नीचे है तो चेंज हो सकता है, जनरली यही है। कई बार क्या होता है, जैसे बीच में आप एकदम डार्क ऐसे लाइन दे देते हो, फिर वो बड़ा भद्दा सा लगता है ना लिप्स के दोनों के बीच में, तो आप वो एक शेड है, वो दो जो चीज़ें ना, दो लिप है, वो बीच के अंदर वो लाइन नहीं है, वो एक दोनों का अलग अलग शेड है, वो जब तक आपको लाइन दिखती है तो आप उसको एकदम लाइन ना बनाए, उसको हल्का सा डार्क कर दें, हल्का सा डार्क करते जाएँ, आपको लाइन जैसी लगने लग जाएगी। तो पहले से लाइन ला लेना, फिर वो दिक्कत करेगा आपको। रियलिस्टिक टच देने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं आगे जाके वो, लेकिन बाद की बातें हैं। वाइट जेल पेल वगैरह इनके अगर डॉट्स वगैरह लगा देंगे तो आपको जो हल्का सा दिखता है ना, जो रिफ्लेक्शन वगैरह कई जगह दिख जाता है, तो आपको दिखा सकते हो, बट अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। आप वो चीज़ उन चीज़ों पे खर्चा भी ना करें,
बहुत सारे टूल्स आते हैं ऐसे। उसके लिए आप पहले स्किल बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आपकी डिटेलिंग पीछे स्किल्स छुप जाएं, आपके लेवल ही सही नहीं बैठ रहे, आपने बहुत डिटेलिंग की अच्छे से, रिफ्लेक्शन वगैरह सब कुछ दिखा दिया, बट लिप्स जो आपने बढ़ाए हैं वो तिरछे बढ़ गए ना। तो डिटेलिंग करें, बट वो देखते हुए कि अपना सही है कि नहीं है। बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में अक्सर होता है ऐसे ही, डिटेलिंग कर देते हैं बहुत कुछ, लास्ट में चलता है कि यार ये तो गलत बन गया है, तो नोज ही सही नहीं बना, बाद में चलता है फिर गुस्सा सा आता होगा कि अभी इसको मिटा सकते नहीं, इतनी मेहनत की है, मिटेगा तो अच्छे से नहीं मिटेगा क्योंकि आपने हेडलाइंस वगैरह सब कुछ दे दी उसमें, फाइनल करके रख दिया, फिर बाद में फिर वो दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा। अब देख रहे हो मैंने अब तक कोई भी लाइन्स नहीं की, एकदम बहुत लाइट चला रहा हूँ पेंसिल को, क्योंकि चारकोल पेंसिल है और जनरल की थोड़ी चलती भी डार्क ही है, ये इसकी खासियत बात है। आप कैमलिन वगैरह की लोगे, अप्सरा की लोगे, तो वो इतनी ज़्यादा डार्क नहीं चलेगी, तो फील नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो हल्का सा लिप्स का एरिया देखो बाहर निकल के आया, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहता क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं है। हाँ, सिर्फ शेड्स का वापस कह सकते हैं कि एक रिवीजन जैसा कुछ था कि आप इनको वापस कैसे अचीव करने में कर सकते हैं। देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस ये हल्का सा ऐसा इंप्रेशन डाल रहा हूँ कि हल्का सा डीप डेप्थ दे रहा हूँ ताकि चीज़ रियलिस्टिक सी लगे। जो पिछला रैपिड सेशन था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइंस को सुधारने के लिए, एक टाइप की प्रैक्टिस मान सकता हूँ उसको, कि अब जितना ज़्यादा वो करेंगे आपको जल्दी से जल्दी ऑब्जर्वेशन आपका आएगा, आप बहुत अच्छे से जो ऑब्जर्वेशन से आप जो लेते हो वो आपके सुधरेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से सुधरेंगे। तो उसको हल्के में ना ले, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ भी हो जाए, आपको पेंसिल इतनी सॉफ्ट इतनी जैसे चलनी चाहिए कि समझ ही नहीं आ रहा कब चल रही है कब रुक रही है, अपने आप चले, वो आप चला नहीं रहे हो, अपने आप चल रही है, आप केवल सोच रहे हो, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है और बस बस ड्रॉ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मानना पड़ रहा आपको कि इसको मेरे को डार्क करना, वो अपने आप प्रेशर वगैरह सब कुछ एकदम रिफ्लेक्स जैसा कुछ हो जाए, तब मज़ा आता है ड्रॉ करने में। ठीक है, तो मैं कुछ ज़्यादा उसमें करना नहीं चाहता, देखो काफ़ी हद तक फेस निकल के आ चुका है। अब इसके हेयर्स वगैरह, चलो हेयर्स थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा समय बाकी है। हेयर्स वगैरह स्टॉल स्टॉल के अंदर भी आपको बहुत सारी क्या दिखेंगी, स्पॉट्स वगैरह दिखेंगे, तो इतना आपको मेरे को नहीं लगता कि करना चाहिए। हल्का फुल्का इसको क्या कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा रफ लग रहा है, तो आप हल्का हल्का से इसको क्या कर सकते हो,
ब्लेंड कर सकते हो, बट ब्लेंड करने के बाद में वापस काम स्टार्ट हो जाता है ना। तो आप उसके ऊपर वापस पेंसिल चलाएं, ऐसा ना कि उसको ब्लेंड करके छोड़ दिया आपने, फिर वापस आप काम करें, क्योंकि बहुत सारा पाउडर आपके हाथ में लग जाता है। तो डार्कर वैल्यूज़ क्या होती है, लाइट हो जाती है, और लाइट वैल्यू क्या होती है, डार्क हो जाती है। तो उसको वापस बैलेंस करना ज़रूरी है। जैसे थोड़ा सा आप हेयर्स वगैरह जहाँ पे आए उसके लिए आप ऐसा कुछ, इनकी भी वापस एक प्रैक्टिस सेक्शन वगैरह सब कुछ आएगा कि आईब्रोज़ के लिए स्ट्रोक कैसे लें, है ना। जो ये जाते हैं ना, ये जो स्ट्रोक्स निकलते हैं आपके बहुत अच्छे से आई लेसेस के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ आएगा, बट पेशेंस रखें। कोशिश करूँगा कि सब कुछ आ जाए, लेकिन वो एक वीडियो में नहीं आ सकता। आप 14-15 मिनट में मेरे को सब कुछ बता दो तो ये संभव नहीं होगा। धैर्य रखें, काम करते जाएं। जैसे मैं थोड़ा सा हेयर्स वगैरह बता देता हूँ कि आगे का काम थोड़ा कम हो जाएगा, मेरा आसान हो जाएगा, बट आप इनमें ज़्यादा फोकस ना करें। ये मैंने बेस लेयर दी है, तो उसके बाद में जो मेरे को फ्लो दिख रहा है, बस फ्लो को ध्यान में रखते हुए आपको बस स्ट्रोक्स लगाते जाने। ये ध्यान रखें कि आपको कितने एरिया में लगाना है, उससे बाहर ना जाए आपके स्ट्रोक्स। उसके अंदर रह के आप उस फ्लो में जितने मर्जी चाहें आप स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे हेयर्स वगैरह निकाल सकते हैं। और भी ज़्यादा रियलिस्टिक टच लाने के लिए आप बहुत सारे बीच में टूल्स वगैरह आएंगे। मैं जब हेयर्स का आएगा पूरा अच्छा सा सेशन डिटेल से, तो मैं भी तैयारी करके आऊँगा कि आपको क्या चीज़ कैसी बतानी है। अभी आप सिर्फ देख लें। इसके अंदर आप थोड़ी सी हार्ड लाइन्स दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। बट आप स्किन टोन में तो आपको देना एक पाप जैसा सा है। स्किन टोन में अगर आप हार्ड लाइन्स दे रहे हो, इसका मतलब पाप कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा दुखेगा आपको। चारकोल के अंदर हेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको विलो चारकोल या फिर एक चारकोल पाउडर की आपको एक बेस लेयर देनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ निकल के आती है बहुत ज़बरदस्त। अभी आप ऐसे देख लो। ठीक है, तो अपन ने ये काफ़ी हद तक कवर कर लिया। मैं बारीक इसकी है थोड़ी सी फेस कट क्लियर करने की, ये कहाँ तक जा रहा है ना। तो देखो आप उसके लिए वही मेजरमेंट्स आपको लेंगे। हल्का सा आप पेंसिल को आगे से पकड़ें ताकि वो एक्यूरेसी आए। प्रेशर फिर भी नहीं लगाना आपको। लेकिन मैंने अब तक कहीं पे भी इरेजर का यूज़ नहीं किया, है ना। मेरे को पता है गलतियाँ कहाँ पर मेरे लाइट्स वगैरह छुपे हैं, बट वो लास्ट में निकालेंगे। लोग कहते ही ये इरेजर की जरूरत पड़नी स्टार्ट होगी।
जितना उसको समय देंगे उतनी चीज़ निकलती है। थोड़ा सा इरेजर यूज़ कर रहा हूँ किसके लिए, तो मेरे पास रिफ्लेक्टेड लाइट का जो छूटा हुआ एरिया है उसको थोड़ा सा और करने के लिए। ये हल्का सा बैकग्राउंड अपन और थोड़ा डार्क करेंगे तो और ज़्यादा निकल के आएगी बाहर। देखना अभी आपको ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, और जब बैकग्राउंड एकदम से डार्क होएगा तो ये जैसे उठ के बाहर आएगी। अब बैकग्राउंड का कमाल देखना है एक बार के लिए। लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो ये उठ के आएगी बाहर, उसके लिए आप श्योर हो जाएंगे आपका फेस कट सही है। तो देखो हार्ड लाइन, एक गलती से हार्ड लाइन आ गई, वो कितनी लुक दे रही थी। इसके पूरे तेरे अपने पोर्ट्रेट बना लिया, बट हार्ड लाइन लास्ट में आई, मेरे को थोड़ी सी जल्दी खींचना है। तो जल्दी में गलती होती है ना, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी। आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करें, देखें, समझें और उस वैल्यू को उस पर ले जाने का प्रयास करते रहें। एट भी ले थोड़ा सा काम आसान हो जाए। वैल्यूज़ का तो ऐसा है कि वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप आसपास का एरिया अगर आप चेंज करते हो तो आपको सब्जेक्ट पूरा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने इधर का थोड़ा सा किया तो मेरे को लगा कि ये लाइट है, तो मेरे को पूरा ये क्या करना पड़ा, उसको उस बैलेंस में लाना पड़ा। रिलेटिव प्रॉपर्टी है एक।
अब देखो ये रिफ्लेक्शन जैसा लग रहा है हल्का हल्का, अभी भी इसमें बहुत काम बाकी है। ठीक है, देख रहे हो धीरे धीरे ऐसे बाहर निकलता जाएगा। अभी मैंने इधर का कुछ बैकग्राउंड इसलिए नहीं किया नहीं है, हेयर्स वगैरह यहाँ तक आएंगे काफ़ी, है ना, तो और ज़्यादा रिजेंबल लगेगा। आप ये करते जाएं, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, देख रहे हो, तो अपन ने केवल शेड्स की अपन ने जानकारी है ना, मैंने आइज नो स्लिप्स की इतना ज़्यादा कुछ बताया आपको कि जो आपको बिल्कुल ही पता ना हो आइज नो स्लिप्स के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, उन्हीं से अपन ने देखो काफ़ी अच्छा निकाल लिया कि किसका पीछा करके, शेड्स का पीछा करके, है ना। तो अब इन चीज़ों को समझें कि शेड्स कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समय अपनी समाप्त होने को है, ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा तो फिर देखोगे। अभी और काम बाकी है, बहुत ज़्यादा काम पे आगे आपको भी दिख रहा होगा। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल 2 आइज़ बनाई है, एक नोज़ बनाया है, लिप्स बनाए हैं, बहुत कुछ काम बाकी है, बहुत कुछ। देखो मैं क्या दे रहा हूँ आपको, तो हल्का सा हार्ड करना चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि जो शेडोज़ वगैरह है वैसे उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। बट आपको ये काम लास्ट में करना होता है। अब मैं जितना इसको देखते जाऊँगा तो छेड़ते जाऊँगा, मेरा मन कर रहा है कि इसको करने का। ठीक है, तो आज का काम समाप्त हुआ आपके लिए। तो मैं जब इसको हो सकता करूँ, हो सकता है नहीं भी करूँ। ठीक है, तो जो भी बातें कही हैं कहीं ना कहीं आपको यूज़ होने वाली है, कोई भी गलत बात नहीं है। बाकी आप सब समझदार हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में। यहाँ शेड्स का था, मेन फोकस शेड्स पे, बाकी आप देखते रहें।